जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 17वां क्लास देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 16 क्लासों की सहायता से बहुत कुछ कवर किया है। तो यदि अभी तक किसी भाई बहन ने उन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, चैनल पर वीडियो है, देख लीजिए। और उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के 50% पार्ट को कवर कर लेंगे, जिसमें कोशिका है, स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो इन सभी पार्ट को देखेंगे। उसके बाद कल जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। तो हालांकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैं काफ़ी कंफ्यूज था। हुआ ये कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि आपको बायोलॉजी कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि होता ये है ना कि शुरुआत से ही बच्चे जो होते हैं बायोलॉजी को इग्नोर करते हैं। 9th-10th से ही लड़के बायोलॉजी को इग्नोर करते हैं। अगर साइंस बैकग्राउंड से भी अगर लड़के रहते हैं तो मैक्सिमम लड़के 90% लड़के फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर इंटर पढ़ते हैं। बायोलॉजी 10% ही लड़के पढ़ते हैं, और बाद में भी तैयारी करते समय भी बायोलॉजी का थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं प्रश्न, उन्हीं से उनका काम निकल जाता है। तो अगर मैं डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बताने लगूँ तो कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, इंटर में आर्ट लिए हैं, तो वहाँ उनको भी दिक्कत होगा। तो मैं यही सोचते सोचते कल रात में सो भी गया, पीडीएफ भी नहीं बना पाया, कैसे पढ़ाऊँ। अगर अपने नोट से पढ़ाने लगूँ तो 6-7 दिन लग जाएगा बायोलॉजी ख़त्म कराने में। तो बहुत सारा सब्जेक्ट भी ख़त्म कराना है, जैसे अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद जियोग्राफी कराना है, हिंदी भी कराना है, और आपको विविध भी कराना है, स्पोर्ट्स ये क्या बोलते हैं, करंट भी कराना है। तो ये सभी चीज़ें करानी है, तो सिर्फ बायोलॉजी पे अपना टाइम देना उचित नहीं था। तो मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा सुबह टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप ही लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट हमारे भाई सजेस्ट किए कि सर ऐसा कीजिए कि जितने भी टॉपिक हैं बायोलॉजी के, उनसे आप एक्सपेक्टेड प्रश्न उठाइए, और उनसे रिलेटेड जितने भी आपके पास आपका जो नोट्स है समझाने का, उसको समझा दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे, मैनेज कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही करेंगे। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बोले हैं, 50% बायोलॉजी के टॉपिक्स को मैंने लिया है, 5-6 टॉपिक, ठीक ना। उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से उसके प्रश्न कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कोशिका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसी चीज़ को मैं आपको अपने जो नोट्स है उससे समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि नोट्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्रिप्स वे में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ज़्यादा स्लाइड नहीं लिया हूँ, ठीक ना, जो आपको बोरिंग भी ना लगे। तो परेशान नहीं होना है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बायोलॉजी का जो आपके मन में जो डर है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद कल हम लोग बायोलॉजी का 50% जो बच जाता है पार्ट, उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। तो परेशान नहीं होना है, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो पीडीएफ है बाबू, ये पीडीएफ हमारे धनंजय भाई ने बनाया है। हालांकि मेरी ड्यूटी ऐसी जगह लग गई थी, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जहाँ मेरी ड्यूटी थी कि मेरे लिए वीडियो और पीडीएफ बनाना तो आज मुमकिन ही नहीं था। तो मैं काफ़ी परेशान था कि कैसे बच्चों को पढ़ाऊँ, कैसे वीडियो बनाऊँ, इसलिए कि सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो मैंने उनसे सहायता मांगा, बोला कि भाई ऐसा ऐसी बात है। तो वो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, तो तुरंत मान के कहें कि सर आप भेजिए, कंटेंट भेजिए, मैं तुरंत पीडीएफ बना देता हूँ। पीडीएफ मतलब कि मैं तुरंत टाइपिंग कर देता हूँ। तो टाइप किए अपने मोबाइल से ही और मुझे पीडीएफ बनाकर भेजे, तो उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से भी, और आप लोग भी कमेंट करके उनको, धनंजय भाई को धन्यवाद दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रश्नों को देखते हैं। नहीं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा स्लाइड को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। इसलिए कि यहाँ से प्रश्न जो पूछता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक ना। आप वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देखिए। देखिए, जो बायोलॉजी है बाबू, पूछता है परीक्षा में कि ये किस भाषा के वर्ड से लिया गया है। तो ये बाबू ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहाँ से? ग्रीक वर्ड से। और जो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो लैमार्क और ट्रिनेवेरस ने किया था। लैमार्क और ट्रिनेवेरस, ये परीक्षा में पूछता है, इसको याद करना है। अगर वही आपको बायोलॉजी का जनक यानी आपको जीव विज्ञान का जनक पूछेगा तो अरस्तु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अरस्तु, ठीक ना, अरस्तु, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटो जी आप। चलिए, अगला है कि जो बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। इससे भी पूछता है कि जूलॉजी में आपको जंतु विज्ञान कहा था, और बॉटनी को पता है एक वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी के फादर कौन है बाबू? तो वो है आपको अरस्तु, और वही बॉटनी के फादर तो वो है आपको थ्रियोफेस्टस। कौन है? थ्रियोफेस्टस। तो इसको आपको याद करना है। बाकी ये तो मेरा नोट्स है, हर चीज़ आपको याद नहीं करना, जो याद करना है मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। हालांकि इसका पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा, आप बस इसको समझते चलिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग सेल देखेंगे यानी कोशिका देखेंगे। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है, यानी कोशिका विज्ञान का जनक बोला जाता है।
इनकी बुक है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया भी आपको परीक्षा में पूछता है। इन्होंने जो कोशिका किया था बाबू, ये मृत कोशिका यानी जो कॉर्क की मृत कोशिका है, इसकी ये खोज किया था। तो जीवित कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया था? तो बाबू वो आपको लीवेनहॉक ने किया था। कौन? लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में बैक्टीरिया में इन्होंने खोज किया था। तो आपको परीक्षा में दो चीज़ पूछ सकता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में किसने किया था? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का किसने खोज किया था? तो लीवेनहॉक किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो सेल थ्योरी है बाबू, यानी जो कोशिका सिद्धांत है, ये परीक्षा में पूछता है किसने दिया था? तो 1839 में स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कौन? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार जो कोशिका है ये जीवन की संरचनात्मक एवं आधारात्मक जो इकाई है, जो भी हिंदी में होता है, आगे प्रश्नों में है वो चीज़, उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद इन्होंने बताया था कि जो सभी ऑल लिविंग बींग्स है, यानी जितने भी प्राणी हैं, वो या तो एक कोशिका या फिर एक से ज़्यादा कोशिकाएं से बने होते हैं। ठीक ना। और जो सेल है, एक प्रकार से सेलों के समूह को टिश्यू बोलते हैं, यानी ऊतक बोलते हैं। ऊतक बनकर आपको ऑर्गन्स हो जाएगा और ऑर्गन से आपको ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दिया, इसको आप लोग देख लीजिए। की पॉइंट से एक चीज़ और है, ये भी आपको परीक्षा में पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है, जिसका अदर नाम PPLO MLO, ये भी परीक्षा में पूछता है, इसको भी याद कर लेना। अगर टफ परीक्षा पूछेगा, टफ बना देगा तो इसको दे देगा। सबसे बड़ी कोशिका आपको शुतुरमुर्ग का अंडा है और सबसे भारी भी है ये। सबसे अगर लंबी कोशिका पूछेगा तो आपको बाबू जो ब्रेन की नसें होती है, न्यूरॉन, उनको बोलते हैं, ये हो जाएगा, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी इसमें आपको सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अगर वही आपको मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ देगा तो ओवम हो जाएगा, ये ओवरऑल है, यानी सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। लेकिन अगर मानव शरीर का, तो जो महिलाओं में ओवम है वो हो जाएगा, और वही आपको सबसे छोटी कोशिका जो पुरुषों में स्पर्म यानी शुक्राणु पाया जाता है वो हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला सवाल है कि वो कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? तो बाबू वो कौन सी है? कोशिका यानी सेल। अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल थ्योरी है, यानी जो कोशिका सिद्धांत है, स्लाइडेन एवं स्वान दिया था, यही बात बताए थे। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो बाबू कोशिकांग में आपको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक ना। अगला सवाल है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ये बार बार परीक्षा में पूछता है बाबू, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भीति होता है, यानी जो सेल वाल है वो आपको पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है, लेकिन आपको जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं होता है। एक्चुअली में सेल वाल जो होता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम करता है, तो ये चीज़ इसमें नहीं होता है। अगला सवाल है कि समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो आपको कायिक या दैहिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगला सवाल है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो जितने भी जनन कोशिकाएं हैं इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। अगला सवाल है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई होती है? तो जो प्लाज्मा झिल्ली है बाबू वो प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। अगला सवाल है कि कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा? तो जो केंद्रक है, यानी जो न्यूक्लियस है, इस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला सवाल है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो जो डीएनए है उसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद अगला सवाल है कि जैव कोशिकाओं का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है? तो जैव कोशिकाओं का वह भाग जो जिसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा बनाता है। ठीक ना। अगला सवाल है कि कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो बाबू आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, इसको मैं यहाँ बताऊँगा, यहाँ पे इन शॉर्ट में लिखा हूँ ना, तो इसको समझाऊँगा, थोड़ा सा परेशान नहीं होना। चलिए आगे है कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखा था? तो रॉबर्ट हुक ने लिखा था। एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। डायरेक्ट आपको परीक्षा में ये ऑनलाइन टाइप के रूप में आपको पूछ देता है परीक्षा में, तो इसलिए इसको याद करना है। अब देखिए, कोशिका में जो जीवद्रव है, यह द्रव नहीं होगा, द्रव्य होगा। ठीक ना, द्रव। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? तो डुजार्डिन ने किया था। जीवद्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है बाबू? तो वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है। शैवाल की कोशिका जो भीति है वो मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। और वही पादप यानी प्लांट्स की जो कोशिका भीति है यानी सेल वाल है वो भी सेलुलोज की बनी होती है। कवक का कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, तो कवक की जो कोशिका भीति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। इसको भी याद कर लेना है। काइटिन, सेलुलोज और वही जो एनिमल होते हैं यानी जो जंतु प्राणी होते हैं, इनमें कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो कोलिकर ने किया था। किसने? कोलिकर। क्रेब्स चक्र जो है वो उसकी घटनाएं कहाँ पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे ऊर्जा का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र से, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका की शक्ति गृह यानी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पतिया का जो पीला रंग होता है, पीला रंग, पत्तियों का पीला रंग, ये किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड के कारण। कैरोटीनाइड के कारण। जो पर्णहरित में कौन सी धातु उपस्थित होती है बाबू? तो आपको मैग्नीशियम होता है। ठीक ना, यह मैग्नीशियम है, मैग्नीज नहीं है।
अगला है कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है वो राइबोसोम में ही होता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग कौन है, तो बाबू आपका न्यूक्लियस है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो बाबू वायरस यानी विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम उपलब्ध नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है कि समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण कौन है, तो जो समसूत्री कोशिका विभाजन है ये आपको मेनली 5 इसमें चरण होता है, यानी 5 फेज होता है। एक टेलोफेज इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये पहले होता है इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो सबसे जो लास्ट फेज है वो टेलोफेज है, तो आपको परीक्षा में पूछेगा भी तो आपको टेलोफेज ही पूछेगा। अगला सवाल है कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी किसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, तो बाबू माइटोकॉन्ड्रिया में। और वही झिल्ली रहित यानी झिल्ली किसमें नहीं है, तो राइबोसोम में, ठीक ना। अगला सवाल है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और वही बात की जाए कि मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ी की संख्या कितनी है, यानी कितने जोड़ी गुणसूत्र मानव शरीर की कोशिका में पाया जाता है, तो आपको पता ही, आप पढ़े ही होंगे कि 23 जोड़ा यानी 46 टोटल, ठीक। यानी अगर 23 से 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 46 गुणसूत्र। अगला सवाल है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो जो जीवों में जो अत्यधिक विविधता है उसका कारण है उत्परिवर्तन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है, तो बाबू आपको हरित लवक द्वारा। और कोशिका का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, तो बाबू आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। तो यहाँ मैंने आपको कोशिका के जितने भी इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न थे उसको मैंने बता दिया। कोशिका से एक स्लाइड में बच गया था जो मैंने आपको बोला था कि बता दूंगा, इसको देख लीजिए। यहाँ मैं कभी भी जो भी अपना नोट्स बनाया हूँ उस नोट्स में अंत में मैं शॉर्ट्स में लिख देता हूँ, क्योंकि अगर कभी परीक्षा में अगर मुझे रिवाइज करना हो तो मैं पूरी चीज़ थोड़ी ना रिवाइज करूँगा, एक चीज़ देख लूँगा, सब चीज़ तो पता ही याद ही है, लेकिन अभी आदमी भूल जाता है, सब लोग भूलता है, तो उसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे कि जो सेल वाल है यानी जो कोशिका भित्ति है ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो एनिमल में नहीं पाया जाता। जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल के बाहर मेम्ब्रेन होता है, ठीक ना, यानी जो आपको कोशिका झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन मतलब। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसमें ऑक्सीश्वसन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यानी जो ईआर होता है ये सेल को पचकने से रोकता है, यानी जो स्केलेटल सिस्टम है सेल का काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। गोल्जी बॉडी ये परिवहन का कार्य करता है, यानी इधर से उधर परिवहन करता है। जो सेंट्रोसोम होता है बाबू वो सेल डिवीजन करता है, यानी कहीं कट पिट गया तो तुरंत उसको बना देगा। न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है ये ब्रेन ऑफ सेल होता है, ये सबको आदेश देता है। मान लीजिए कहीं कट गया आपका, मान लीजिए कहीं आप दौड़े उसे वहाँ कट गया या कोई थप्पड़ मार दिया तो वहाँ का सेल मर गया, तो सेल मर गया तो कुछ ना कुछ नया सेल बनेगा ना, तो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करेगा वहाँ, ठीक ना। और कौन आदेश देगा, तो न्यूक्लियस देगा। वही लाइसोसोम जो है बाबू वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता है, इसलिए पुलिस का काम करता है। अगर कोई काम नहीं करेगा तो तुरंत अपने आप को छिड़क देगा, करियर खत्म कर देगा कोशिका का। ये जो वैक्यूल्स है ये वाटर स्टोर करता है। जो प्लास्टिड है ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, और जो प्रोटोप्लाज्म है यानी जो जीवद्र है ये सेल के अंदर लिक्विड होता है, ठीक ना, ये सेल के अंदर लिक्विड होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जल होता है। तो आई होप इस चीज़ को समझे होंगे। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा टफ लग रहा होगा बाबू, लेकिन आप भी समझ ही रहे होंगे, आपको तो 50 से 60% समझ में आ ही रहा होगा जब पहली बार क्लास कर रहे हैं तो। और हालांकि ये 20 दिन में ही ख़त्म करना भी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं बता पाऊँगा, इसलिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। क्या है स्केलेटन, यानी कंकाल तंत्र। इसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे बाबू। उससे पहले स्लाइड को हम लोग देख लेते हैं। स्लाइड में जो चीज़ है उसको हम लोग स्लाइड की सहायता से कुछ पढ़ लेते हैं प्रश्नों को, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जो मानव शरीर में स्केलेटन है यानी जो कंकाल है ये मेनली 2 प्रकार से होते हैं, यानी 2 चीज़ों से बना होता है। एक बना होता है मुलायम हड्डी यानी जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, और एक कठोर हड्डी जिसको हम लोग बोन बोलते हैं यानी अस्थि से। जो कार्टिलेज होता है वो मुलायम अस्थि होता है जिसमें केवल कैल्शियम फास्फोरेट पाया जाता है, ठीक ना। यह आपको दिख रहा होगा यहाँ फिगर में, ये जो पीला पीला है ये बोन है, और जो इनके बीच में है यानी जो बड़ी बड़ी जगह आपको जोड़ा रहता है जैसे नाक हो गया, कान हो गया, बड़ी हड्डियों के सिरे पर ये कार्टिलेज पाया जाता है जिसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, ठीक। और ये कॉन्ड्री ब्लास्ट सेल से बना होता है जिसमें कॉन्ड्री प्रोटीन पाया जाता है। तो बेसिकली आपको कार्टिलेज से सवाल यही पूछेगा कि मुलायम हड्डी किसको कहते हैं, तो कार्टिलेज को बोलते हैं। किसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है तो कार्टिलेज में नहीं पाया जाता है, यही पूछेगा। अगर वही बोन की बात की जाए, अस्थि की बात की जाए, तो इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों उपस्थित रहता है। ये ओसिन प्रोटीन से बनता है। जन्म के समय 300 हड्डी रहती हैं, बाल अवस्था में 208 हड्डी, और वयस्क के समय 206 हड्डी मानव शरीर में रहते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपको परीक्षा में ये चीज़ भी पूछता है बाबू कि बोन जो है वो बोन को कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। कौन? लिगामेंट। मसल्स और बोन को, यानी जो मसल मतलब मांसपेशियाँ, और बोन को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। मसल्स को कौन जोड़ेगा बाबू, यानी जो मांस है, और मांस को ही कौन जोड़ेगा, तो सेलेक्सोर जोड़ेगा, ठीक ना। इसके लिए ट्रिक है, देखिए BBL, बी से बोन, एल से लिगामेंट। अब इसको BBL याद कर लीजिएगा। BBL जो नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया में मैच, ठीक ना, उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद
देखिए मसल्स और बोन को कौन जोड़ेगा, टेंडन जोड़ेगा, तो एमबीटी हो जाएगा यहाँ से। इसको ट्रिक है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखिए एम मसल्स और मसल्स से सिलेक्शन हो जाएगा तो एमएमएस, तो देखते ही होंगे किसी का एमएमएस वायरल हो जाता है तो बड़ा करियर खत्म हो जाता है उसका, तो यहाँ से इसको आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक ओवरव्यू के तौर पर देख लीजिए ये हड्डियाँ जो है वो कहाँ कौन सी हड्डियाँ है, इसलिए कि परीक्षा में पूछ देता है कि ह्यूमरस कहाँ है, अल्ना कहाँ है, मेटाकार्पल कहाँ है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जो हाथ की हड्डियाँ है ना बाबू, टोटल आपको तो पता है 206 हड्डियाँ होती हैं, तो जो 206 हड्डियाँ हैं उसमें जो हाथ है उसमें 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं एक हाथ में, तो दोनों हाथ में कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी, तो 60 हड्डियाँ, जिसमें यह जो आपका ये वो हड्डी हो गई, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस हो जाएगा यहाँ, उसके बाद जो कानी अंगुली होता है यानी जो छोटी अंगुली होता है उसके तरफ अल्ना हो जाएगा। उसके बाद ये जो कलाई हो जाएगा ये कार्पल्स हो जाएगा, जिसमें 8 हड्डी पाई जाती हैं, मेटाकार्पल में 5 हड्डी, फ्लेंजिस में 14 हड्डी। तो ये आपको याद कर लेना है अपने हिसाब से, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस, जिसमें ह्यूमरस में 1 हड्डी, रेडियस में 1 हड्डी, अल्ना में 1 हड्डी, कार्पल्स में 8 हड्डी, मेटाकार्पल्स में 5 हड्डी, फ्लेंजिस में 14 हड्डी, ठीक ना। अगर नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, इसको अगर याद होगा तभी याद करना है, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वही अगर पैर की हड्डी का बात किया जाए तो एक पैर में 30 हड्डी, टोटल मिलाकर 60 हड्डी। आपको जांग की हड्डी को फीमर बोलते हैं, पटेला हो गया, उसके बाद जो ये घुटना में होता है उसको पटेला बोलते हैं। उसके बाद टिबिया, फिबुला, ये दोनों हड्डी आपको यहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद टार्सल्स हो जाएगा, यानी जो ये हो गया टार्सल्स हो गया, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस यानी जो उंगली है उसमें 14 हड्डी, यानी इन टोटल मिलाकर आपको 60 हड्डी होगी, ठीक ना। चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए तो 2 हड्डियाँ पेल्विकल होता है, यानी पेल्विक होता है, यानी जो आपका कमर का हड्डियाँ होता है वो होता है। आपको क्लेविकल होता है, ये जो आपका कलाई का जो आप पहनते हैं ना, कॉलर बोन इसको बोलते हैं हम लोग, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं कॉलर के पास। उसके बाद आपको जो ये रीढ़ का हड्डी जोड़ा रहता है, कंधों से जोड़ा रहता है, इसको स्कैपुला बोलते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए एक्सियल बोन का, तो एक्सियल बोन भी आप लोग देख लीजिए, यानी जो कशेरुक दंड है, यानी जो आपका बैकबोन होता है उसमें आपको टोटल 26 हड्डियाँ पाया जाता है। 7 सर्वाइकल होता है, उसके बाद आपको थोरैसिक होता है, लंबर होता है, सबसे लास्ट हड्डी कोकिक्स होता है, यानी जिसको टेल बोन बोलते हैं। रिब्स में भी आपको 12 जोड़ी होता है, 24 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेना है। बीच में इसका स्टर्नम होता है जो कि आपको जोड़े रहता है। उसके बाद आप देख लीजिए जो सिर होता है उसमें 29 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें अस्कल में यानी खोपड़ी में 22 हड्डी, कपाल में यानी क्रेनियल में 8 हड्डी होता है, हवाइड आपका 1 होता है, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं और अच्छे से पढ़ने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग को तो जल्दी जल्दी में सब ख़त्म भी करना है, तो मैं आपको क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ और आपको वहाँ समझा भी दे रहा हूँ, ठीक ना, एक ओवरव्यू के तौर पे। तो चलिए अगला सवाल है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, तो बाबू खोपड़ी में तो 8 नहीं होगा भाई, खोपड़ी में तो 8 थोड़ी ना होगा, या कपाल होगा, ठीक ना, यह कपाल होगा, ठीक, सुधार लीजिएगा। कपाल में कितनी हड्डी होती है, यानी क्रेनियल हड्डी कितनी होती है आपको 8। उसके बाद अगर बात की जाए कान में कितनी हड्डी होती है, तो 6, ठीक। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का, तो मांसपेशी का मैंने आपको बताया था एम, हड्डी को यानी बोन, तो इसको कौन जोड़ेगा बाबू, तो टेंडन जोड़ेगा, एमबीटी, तो टेंडन हो जाएगा। हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है, तो मेसोडर्म द्वारा विकसित होती है। कीटों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है, तो कीटों का जो बाह्य कंकाल है वो काइटिन से बना होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग यानी सबसे मजबूत भाग कौन होता है, तो इनेमल होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती है, तो 300 अस्थियाँ पाई जाती है, यानी 300 हड्डी पाई जाती है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है बाबू, तो वो आपको कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक से, ठीक ना। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टिबिया मैंने आपको बताया, टिबिया फिबुला आपको पैर में पाया जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए आपका चरचराने लगता है, हड्डी मतलब कमजोर हो जाता है, टूट जाएगा तुरंत। अगला सवाल है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो मैंने आपको केमिस्ट्री वाला वीडियो में पढ़ाया था, ट्रिक बताया था, ओसियान फेंकला, यानी ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक ना। अगला सवाल है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, तो बाबू आपको पता है कि नाखून आप काट लीजिएगा कुछ चीज़ से तो दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो नाखून है वो मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, जिनमें रक्त संरक्षण नहीं होता है, यानी उसमें रक्त नहीं होता है, इसलिए उसमें दर्द नहीं करता है। अगला सवाल है कि जो टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु किसका लेपन किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेपन किया जाता है। एक्चुअली में वो जिप्सम का किया जाता है, जब वो सूख जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो जबड़े की मांसपेशियाँ सबसे मजबूत है। किसमें अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती है, तो सांप में सबसे अधिक आपको रिब्स पाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है बाबू, तो फीमर है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है आपको, फीमर है, ठीक ना, जांग की हड्डी। हिंज जोड़ कहाँ होता है, तो केहुनी में, आगे मैं आपको बताऊंगा। जोड़ मतलब आपको ये होता है ज्वाइंट पूछा है, तो केहुनी में होता है। संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है, तो देखिए अस्थि मतलब आपका बोन हो गया और पेशी मतलब आपको हो गया क्या, मांसपेशी, यानी आपको ये पूछ रहा है एम बी, तो टेंडन हो जाएगा आपका एमबीटी। स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो कान, यानी कान की जो हड्डी है उसको 6 हड्डियों में एक स्टेप्स भी होता है, जो कि सबसे छोटी
हड्डी है, ठीक। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हो जाएगा और सबसे बड़ी फीमर हो जाएगा। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है बाबू, तो रिब्स, ठीक ना, जो कि 12 जोड़ी होता है, यानी टोटल आपको 24 हड्डियाँ होते हैं और बीच में आपका स्टर्नम होता है जिसको जोड़े रहता है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है, तो कार्टिलेज बाबू करता है। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम आवश्यक है। उसके बाद अगर बात की जाए कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना एवं कार्य समान ऊतकों से कहलाती कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना एवं कार्य समान हो ऊतक कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि एक ही प्रकार के कोशिका से बने उसको ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू बोलते हैं। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको हिस्टोलॉजी कहलाता है। 2 या 2 से अधिक ऊतकों को जोड़ने का कार्य कौन सा ऊतक करता है, तो संयोजी ऊतक करता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू करता है। उसके बाद अगला सवाल है कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां है, तो 639 है। कौन सा रक्त संवहन को बढ़ाता है, तो हिस्टामिन आपको रक्त संवहन को बढ़ाता है। और कौन सा घटाता है, तो आपको सीरोटोनिन घटाता है। ऊँट का जो कुबड़ है ये किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, तो आपको उसको फैटी ऊतक से, फैटी टिश्यू यानी वसामय ऊतक से बना होता है। और उसके बाद आपका इस चैप्टर से लास्ट सवाल है कि ल्यूकोमिया या रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि से होता है, तो WBC की असामान्य वृद्धि से ल्यूकोमिया या फिर रक्त कैंसर होता है। तो यहाँ से आप समझ गए स्केलेटन सिस्टम मैंने आपको बताने का कोशिश किया। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट इसके प्रश्न थे उसको भी बता दिया, स्लाइड भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ छूट गया था आपको, उसको हम लोग देख लेते हैं, और वो है आपको क्या, वो है ज्वाइंट। देखिए ज्वाइंट कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, तो इस ज्वाइंट को भी देख लीजिए, परीक्षा में पूछता है तो इसको देख लीजिए। हालांकि आपको हिंदी याद नहीं करना है, ठीक ना बाबू, हिंदी परीक्षा में पूछेगा, आप खुद कंदुक खलिका संधि पगला जाएंगे, ये क्या होता है, इसका इंग्लिश ही याद कर लीजिए। बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट होता है ये आपको मेनली शोल्डर और हिप्स में पाया जाता है, ठीक ना। एक तरफ स्टेबल होता है, दूसरी तरफ मूवेबल होता है। तो आपको पता ही है कि जो आपका शोल्डर है और हिप्स है, यानी अगर शोल्डर है, कंधा है, तो आप एक तरफ इसको घुमा सकते हैं, एक तरफ नहीं घुमा सकते हैं। जो आपका जो पसली है, हिप्स मतलब क्या बोलते हैं, हिप्स मतलब जो भी बोला जाता है, ठीक ना, जो फीमर और पेल्विक एरिया नहीं है, हिप्स होता है। तो इसको आप एक तरफ आगे ही तरफ झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं नहीं ना, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जो सैडल ज्वाइंट होता है बाबू, वो आपका अंगूठा में होता है। और हमने आपको यही पूछा था हिंज ज्वाइंट, देखिए हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि नहीं लिखा था ना क्वेश्चन में, हिंज लिखा था ना, तो जो हिंज ज्वाइंट है वो आपको घुटनों में और केहूनी में होता है। वही आपको पूछा था कि केहूनी में कौन सा संधि होता है, तो आपको हिंज संधि होता है। उसके बाद अगर पाइवट ज्वाइंट का बात किया जाए तो बाबू, जिसको हिंदी खुट्टी संधि है, ये आपको गर्दन में होता है यहाँ पे। उसके बाद अगर ग्लाइडिंग ज्वाइंट का बात किया जाए तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट आपको हाथों में होता है और ये पैरों में होता है, यानी जो कार्पल्स और टार्सल्स होते हैं वहाँ होते हैं, ठीक ना। तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। बाकी जितने वहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल है हिंज से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बाबू, आगे हम लोग अब डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। चलिए पहला सवाल है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो जो लार है वो आपको स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में, स्टार्च के पाचन में। पाचन तंत्र में किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो पीत में, यानी आपको जो पीत है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करता है, यानी यकृत यानी लीवर, ठीक। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तब वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर में किसी एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइमों का विश्रावण होता है, तो बाबू वो अग्नाशय है। अग्नाशय से आपको हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, ठीक ना। ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। पूछता है कि सबसे बड़ी जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, तो आपको पैंक्रियाज यानी अग्नाशय है। जठर ग्रंथियाँ बाबू आपको कहाँ पाई जाती है, तो यानी जो जठर ग्रंथियाँ है वो अमाशय में पाई जाती है। कहाँ, अमाशय में। अगला सवाल है कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ है वो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपैरिन। जो हिपैरिन है वो अगर आपका कहीं कट फट जाता है तो देखते हैं ना जम जाता है, तो हिपैरिन की सहायता से आपका बाबू जमता है, ठीक ना। अगर हिपैरिन नहीं रहेगा तो जमबे नहीं करेगा, हरा गिर जाएगा, ठीक। चलिए सॉरी ये क्या बोल दिया मैंने, हिपैरिन की सहायता से जमने से रोकता है, शरीर का अंदर जमने से रोकता है, ठीक ना। वो तो विटामिन के और फाइब्रोनेजन हो जाएगा, ये उल्टे बोल दिया ससुरा। हिपैरिन शरीर का अंदर होता है तब खूनमा नहीं जमता है, जम जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए आगे है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो इंसुलिन में आपको जस्ता उपस्थित होता है। कौन सा, जस्ता। एंजाइम मूलतः क्या होता है बाबू, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन। अगला सवाल है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है बाबू, तो आपको ग्लाइकोजन के रूप में यकृत यानी लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आपको लीवर है। सबसे बड़ी ग्लैंड पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होता है जिसे क्या कहा जाता है, तो बाबू आपको मजल कैविटी यानी मजा गुहा कहा जाता है, ठीक ना। छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं उसको आपको इग्नोर करना चाहिए, इसलिए कि मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले। यानी अगर इनपुट हम कम लगाएं, समय कम दे मतलब वीडियो का, तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिले। आप इसको याद कर सकते हैं, इसका PDF भी है टेलीग्राम पर, वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं अपना नोट्स का भी कुछ आपको स्लाइड दिया हूँ, यहाँ पर पढ़ना है हम लोग को, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम भी,
तो इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है बोलने में, तो उसको आप लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक ना। ये ना कि सर जी ऐसे बोल दिए वैसे बोल दिए, जैसे अभी हिपेरिन के बारे में बोल दिए, तो इस सबको थोड़ा बहुत मैनेज करना होता है, ठीक। अगला सवाल है कि भोजन को निकलते समय श्वास नली में जाने से कौन रुकता है? तो बाबू एपिग्लोटिस होता है, वो श्वास और भोजन को डायरेक्शन देता है। कहता है कि भोजन, तो भोजन मतलब भोजन क्या, और जो श्वास नली है यानी सांस है, हम लोग सांस जो लेते हैं वायु का, उसको ये कंट्रोल करता है बेसिकली। आगे सवाल है कि हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई कितनी है बाबू? तो जो ग्रास नली है उसकी लंबाई आपको 25 सेंटीमीटर है, ठीक ना। कितनी है? प्लस 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली का इंग्लिश होता है एसोफिगस, ठीक। एसोफिगस, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। अगला सवाल है कि आहार नाल किस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है? तो जो बाबू आहार नाल मतलब होता है जहाँ से हम लोग खाना शुरू करते हैं, तो वहाँ से लेकर आपको बड़ी आंत तक का आहार नाल बोला जाता है, ठीक ना। तो किस में पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो आपको बाबू ग्रास नली में ही नहीं होती है, यानी जो ये ग्रास नली है यहाँ कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक। अगला सवाल है कि हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की प्रक्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है, ठीक। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत है। मानव नाल का जो आहार नाल है, यानी जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसका सबसे बड़ा लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत हो जाएगा, ठीक ना। अगला सवाल है कि इलियम की दीवारों के भीतर सतह पर उंगलियों के समान संरचनाएं जो पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? तो ये अवशोषक सतह को बढ़ाता है। अगला सवाल है कि अवशोषी अंग अपेंडिक्स जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है, अपेंडिक्स की जो रचना है, ये किसका भाग है? तो ये बाबू बड़ी आंत की सीकम का बात है। बड़ी आंत का जो सीकम है, यानी जो लास्ट पॉइंट है, उसी का पार्ट है, ठीक ना। ये देखिए जो सवाल है ना, ये डायरेक्ट आपको परीक्षा में पूछता है, इसलिए आपको इसको याद ही करना है। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज में तोड़ता है? तो बाबू एमाइलेज है। लार में आपको कौन सा जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज में जो तोड़ता है, तो आपको एमाइलेज है। अगला सवाल है कि किसमें बिलीरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? तो जो रूबिक नामक वर्णक है आपको, ये आपको पित्तरस में पाया जाता है। इसी के वजह से आपको जो लैट्रिन का है रंग वो पीला होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कि लैंगरहैंस का दीपिका कहाँ पाया जाता है? तो बाबू आपको पैनक्रियाज में, अग्नाशय में। सकस एंट्रिकस नाम दिया गया है बाबू, तो जो छोटी आंत में रस है, यानी पित्त रस है, उसका नाम दिया गया है सकस एंट्रिकस। अगला सवाल है कि पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर पीलिया में क्या होता है बाबू? वो प्रभावित होता है। कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित है? तो जो लीवर की कोशिकाएं हैं, यानी यकृत की कोशिकाएं हैं, इसको हम लोग कुफर कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुफर कोशिका, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? तो बाबू उसको क्रमानुकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमानुकुंचन। जो हम लोग भोजन निगलते हैं तो नहीं, जो गला के पास जो ग्रास नली होता है वो पचकता है, फूलता है, पचकता है, तो इसको क्रमानुकुंचन बोलते हैं, ठीक ना। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो बाबू लार में आपको एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो लार में बेसिकली आपको 2-3 एंजाइम पाया जाता है, इसका ट्रिक LAT होता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अगला सवाल है कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अगला सवाल है कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो बाबू ट्रिप्सिन। अग्नाशय द्वारा आपको ट्रिप्सिन स्रावित होता है। और मैंने आपको बोला था कि जो अग्नाशय द्वारा उसका ट्रिक है LAT। आपका हो जाएगा L से लाइपेज, A से हो जाएगा एमाइलेज और T से हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। ये तीनों जो है ये अग्नाशय से निकलती है, ठीक ना। अग्नाशय से जो है ये निकलती है, ठीक। चलिए अगला सवाल है अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो बाबू ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक। आगे है सवाल कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा से ये ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि मछली से प्राप्त जो कार्ड लीवर तेल होता है, इससे कौन सा विटामिन मिलता है? तो बाबू विटामिन D, यानी जो इसकी लीवर है उसे हम लोग विटामिन D मिलता है। मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है, तो जो ग्रसनी है वो जिसमें भोजन और हवा दोनों जाता है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो जाइमेज एंजाइम। जो जाइमेज एंजाइम है वो आपको ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने से वो करता है, प्रेरित करता है। अगला सवाल है कि दांत का जो एनामेल है ये किससे बना होता है? तो बाबू कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। और वही अगला सवाल है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आपको जो 20 दांतें हैं वो 2 बार उगते हैं, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित व
रिलीज हो जाता है। तो ये जो है रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा लीवर में होता है, ठीक ना, लीवर में। अगला सवाल है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, डाइस्टोज पाया जाता है, मिलून पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। ये सब चीज़ आपको याद कर लेना है। अगला है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, तो जो दूध का प्रोटीन है उसको पचाने के लिए रेनिन एंजाइम का होता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग होता है, तो बाबू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मैंने आपको बताया था। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। देखिए पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में होता है, लेकिन इसका जो वो करता है, क्या बोलते हैं, मतलब स्रावित कौन करता है, निकालता कौन है बाबू, तो उत्पादित करता है ये लीवर, ठीक ना, बहुत गर्मी हो रहा है, लीवर करता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो आपको लीवर करता है। अगला है कि ड्यूडेनम जो है किसका भाग है, तो बाबू ड्यूडेनम जो है वो छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का बेसिकली आपको 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जिजोनम और इलियम, तो वही आपको ड्यूडेनम इसका भाग है। तो आई होप आपको मैंने यहाँ तक समझा दिया है। ये जो है चीज़ें ये डायरेक्ट पूछता है, तो इसमें अगर मैं समझाने लगूंगा छोटी आंत, बड़ी आंत, एंजाइम पढ़ाने लगूंगा, प्रोटीन पढ़ाने लगूंगा, तो जठर ग्रंथि पढ़ाने लगूंगा, तो काफ़ी समय लग जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। हालांकि कुछ समझाने के लिए मैं यहाँ स्लाइड ले लिया हूँ कि आप बोर ना हो। जैसे देखिए मानव के जीवन काल में बाबू जो 20 दांत हैं तो दोबारा उगेंगे, और 32 दांत टोटल होते हैं, यानी टोटल मिलाकर आपको 52 दांत निकलते हैं, ठीक ना, यानी मानव के जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। दांत के बारे में पूछा जाए तो बाबू आपके जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं मानव में। एक होता है इंसीजर, अब हिंदी मत याद कीजिएगा, हिंदी परीक्षा में पूछता भी नहीं है, ठीक। देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक ना। तो जो इंसीजर है वो सामने वाला जो इंसीजर है वो इसको सामने वाले को इंसीजर बोलते हैं, यानी जो नहीं सामने वाला है जो नाक के एकदम सीधा हली पे है तो वो इंसीजर है। ये बेसिकली आपको 8 होता है, ठीक। अगर कैनाइन का बात की जाए तो ये जो आपका शार्प वाला चीज़ है वो कैनाइन होता है, ये आपको 4 होता है, जो चिरता फाड़ता है। और जो प्री मोलर है ये पीसने का काम करता है, ये भी 8 होता है। बच्चों में ये नहीं पाया जाता है। और जो मोलर होता है जो सबसे पीछे होता है, ये भोजन को चबाने का काम करता है, ये बेसिकली आपको 12 होता है, ठीक ना। लेकिन जो 3 ऊपर होता है, 3 इधर होता है, 3 इधर होता है, 3 इधर होता है, 3 इधर होता है, ठीक ना, यानी जो तीसरा है मोलर, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक। यहाँ पे इसका फार्मूला भी है, याद कर लीजिए। 2102 बच्चों के लिए है और एडल्ट के लिए 2123 है, ठीक। 2102 2123 ये परीक्षा में पूछता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। विजडम टीथ किसको पूछते हैं परीक्षा में पूछता है, तो थर्ड मोलर को। थर्ड का जो लास्ट मोलर है उसको विजडम टीथ बोलते हैं, अक्ल की दांत बोलते हैं, ठीक। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए कौन, मैंने अभी बताया आपको माउथ क्या है, टीथ क्या है, तो देखिए टीथ यहाँ होता है, टंग यहाँ होता है, फायरिंग्स ये होता है जो ग्रसनी बोलते हैं, जिसमें खाना और हवा दोनों आता है। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ से निकलता है, ये स्टोमक हो गया, यानी जो अमाशय हो गया। उसके बाद गॉल ब्लैडर हो गया, ये जहाँ पित्त जमा रहता है गॉल ब्लैडर में। ये पैंक्रियाज हो गया, लीवर से पित्त आपको उत्पादन होता है। ये बड़ी आंत हो गया, ये छोटी आंत हो गया, ये अपेंडिक्स हो गया, जो बताया था ना कि बड़ी आंत का सबसे सीकम का जो पार्ट होता है वही अपेंडिक्स होता है, वहीं पे। ये रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया, यहाँ से मलमूत्र निकल जाता है। तो बाकी यह चीज़ आप देख लिए होंगे। परीक्षा में प्रोटीन का पाचन से आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि हाँ प्रोटीन का पाचन सर बताएंगे, कभी कहाँ होता है कभी कहाँ होता है, तो इसको भी याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपका जो प्रोटीन का पाचन है वो अमाशय का पेप्सिन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। उसके बाद अग्नाशय का जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देता है, ठीक ना। और उसके बाद जो इलियम है, इलियम जो छोटी आंत का भाग है, वो छोटी आंत का जो इरेप्सिन एंजाइम है वो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। किसमें? एमिनो एसिड में। तो आप इसको यहाँ से याद कर लेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का टॉपिक है, हम लोग का आगे टॉपिक है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र, ठीक। उससे पहले श्वसन तंत्र का एक यहाँ मैं लिया था अपने नोट से, उसको हम लोग समझ लेते हैं। नोट से लिया था तो उसको एक बार समझिए लेंगे। देखिए ये बहुत मैं कम लिया हूँ, छोटा चीज़ लिया हूँ समझाने के लिए, बाकी बहुत बड़ा नोट्स है और समझाने लगेंगे तो समय लगेगा। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, जिनको क्वेश्चन पसंद है कि हाँ सर सिर्फ क्वेश्चन बताइए, प्रश्न बताइए, तो उनके लिए मैं प्रश्न भी बता रहा हूँ। जिनको नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है तो मैं उनको समझाने का भी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है संधि, क्या होता है हड्डी, क्या कौन सा फार्मूला होता है दांतों का, स्टोमक, पैनक्रियाज, ये सब चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे। अगर आपको इससे दिक्कत होगा तो मान लीजिए अगले बार से मैं अपना नोट से नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक ना, सिर्फ क्वेश्चन बता दूंगा, तो आप बताइएगा। चलिए जो हम लोग सांस लेते हैं वो कहाँ से शुरू होता है, तो नॉस्ट्रिल से शुरू होता है, यानी जो नासा छिद्र होता है वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद इसको नासा का पार्ट बोलते हैं। उसके बाद फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूलस होता है, एल्वेली होता है। उसके बाद ब्लड और सेल में चला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम की सहायता से वो बताया था। यहाँ पे मैं आपको फिगर भी दिखा दिया हूँ कि ये नाजल कैविटी हो गया, यानी आपका नासा गुहा हो गया। उसके बाद आपको फेरिंग्स हो गया, उसके बाद लैरिंग्स हो गया, उसके बाद आपको ट्रैकिया हो गया,
ठीक ना। उसके बाद आपको ब्रोंकाई हो गया, ये ब्रोंक्यूलस, सबसे लास्ट में आपको गुच्छा टाइप का, अंगूर के साम गुच्छा टाइप का एल्वेली हो गया, ठीक ना, ये वायु कोष्ठक इसको बोलते हैं हिंदी में, और ये डायफ्राम हो गया, ठीक ना। चलिए, तो आई होप इस चीज़ को देख लिए होंगे। अगर आगे आएगा आपको, अगर आप पढ़ेंगे आगे आएगा श्वास नली, ग्रासनी, नासा का पार्ट, तो आप देख लिए कहाँ कौन सी चीज़ें हैं। डिटेल्स में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्रश्नों की तरफ देखते हैं। पहला प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया में किस विधि द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फूड में जोड़ने के लिए ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होता है। मनुष्य में गैसीय परिवहन किसके द्वारा होता है बाबू? तो रक्त के द्वारा। रक्त के द्वारा आपका गैसीय परिवहन होता है। मस्तिष्क का वो कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये आपको श्वसन की क्रिया पर नियंत्रित करता है। मानव 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। मानव 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला सवाल है कि श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, क्रिस्टी की दीवारों पर श्वसन का जो है वो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र होता है। अगला सवाल है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो बाबू ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। अगला सवाल है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक रूप अम्ल के कितने अणु बनते हैं? तो बाबू 2 अणु बनते हैं, ठीक ना। चलिए, अगला सवाल है कि स्तनधारी में श्वसन होता है तो फेफड़ों द्वारा होता है, यानी जो हम लोग हैं फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। अगला सवाल है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है तो एल या वैली, यानी जो वायु कोष्ठक है यहीं से आपको हीमोग्लोबिन जो आता है ब्लड में, सारे जो ऑक्सीजनित ब्लड है यानी जिसमें ऑक्सीजन है उसको ले जाता है। अगला सवाल है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित होता है तो कोशिका द्रव, ठीक ना। अगला सवाल है मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है तो हीमोग्लोबिन। अभी मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन आता है, ले जाता है जो जिसमें आपको ऑक्सीजन रहता है। अगला सवाल है कि कोयला की खान में प्रमुख प्रदूषक कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। किसमें फुफ्फुसीय और क्यूटेनियम दोनों प्रकार के श्वसन संभव है? तो बाबू फुफ्फुस यानी जो फेफड़ा से भी सांस लेता है और क्यूटोनियम से भी सांस लेता है तो वो मेढक है, ठीक ना, मेढक। चलिए, अगला सवाल है कि एडम्स एप्पल किससे संबंधित है? तो जो एडम्स एप्पल है वो गर्दन से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? गर्दन से संबंधित है। ये जो नहीं निकला रहता है कंठवा, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक ना। हवाइट वो बोन है लेकिन इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक ना। अगला सवाल है कि एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है तो बाबू एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। उसके बाद अगला सवाल है कि वायुवीय श्वसन, वायुवीय मतलब जिसमें हवा हो, अवायुवीय मतलब जिसमें हवा नहीं हो, ठीक ना, तो यह कन्फ्यूज नहीं होना है। तो वायुवीय श्वसन की घटना कहाँ पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद लास्ट सवाल है कि कौन सी घटना वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण दोनों में घटित होती है? तो आपको ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक ना, ग्लाइकोलाइसिस में आपको वायवीय और अवायवीय दोनों होती है। जबकि अगर वायवीय सिर्फ पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय शोषण होगा। उसके बाद चलिए अब हम लोग आपको पढ़ लेते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। इसको भी हम लोग खत्म करेंगे प्रश्नों की सहायता से। इसका भी स्लाइड मैंने एक लिया था आपको समझाने के लिए, देख लीजिए इसको भी। देखिए बाबू, ये आपका जो है ये किडनी है, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड है, यूरेटर है यानी जो मूत्राशय हिंदी में बोलते हैं, वही सब है। देखिए ये 2 किडनी होता है, उसके बाद किडनी के ऊपर एड्रिनल आपको ग्लैंड होता है, इधर लीवर हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, मूत्राशय जिसको बोलते होंगे, यूरेथ्रा हो गया, ठीक ना, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से याद क्या करना है कि जो किडनी होता है बाबू, इस 2 पेड़ होता है, ठीक ना। राइट किडनी लीवर के दबाव के कारण थोड़ा नीचा होता है। यह मुख्य उत्सर्जी अंग है, पेशाब का निर्माण करता है, पीएच को नियंत्रित करता रहता है। ये राजमा के बीच का इसका आगार होता है। और अगर पूछेगा इसमें तो इसका ये पूछ देगा कि इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। रेनल कॉर्टेक्स, इसकी जो नसें हैं उसको रेनल बोलते हैं, इसलिए इसको रेनल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं हम। रेनल मेडुला और रेनल पेल्विस या फिर हीलियम, यानी कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस, हीलियम, इसके 3 भाग होते हैं। तो आपको परीक्षा में पूछ देगा कि रेनल कॉर्टेक्स किसका भाग है, तो आपको मार्क देना है आंसर डायरेक्ट। चलिए अब हम लोग प्रश्नों की तरफ देखते हैं, हम लोग को क्लास भी जल्दी खत्म करना है। अगला सवाल है कि मनुष्य का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो बाबू मनुष्य का सबसे मुख्य उत्सर्जी जो अंग है वो किडनी है, जिसको हम लोग हिंदी में वृक्क बोलते हैं। जो यकृत है उत्सर्जन में किस प्रकार सहायता करता है? तो जो बाबू यकृत है यानी जो लीवर है ये भी आपको एक्सक्रेटरी चीज़ करता है, ठीक ना, यानी एक्सक्रेशन करता है। कौन कौन करता है, क्या करता है बाबू? तो जो ये अमोनिया है ना, ये जो अमोनिया खतरनाक है, इसको यूरिया में बदल देता है, ठीक ना। क्या बदलता है? यूरिया में। आगे बात करते हैं, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो एडिशन रोग होता है। कौन सा? एडिशन रोग। अगला सवाल है मूत्र में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो बाबू जो मूत्र है, मानव मूत्र है, उसमें आपको यूरोक्रोम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? यूरोक्रोम, ठीक, जिसके कारण आपको जो मूत्र का रंग है वो पीला होता है, ठीक ना, उस मूत्र का रंग पीला होता है। अगला सवाल है कि मूत्र निर्माण के दौरान अति सूक्ष्म क्षरण की प्रक्रिया क्या कहाँ होती है? तो बाबू आपको वोमन संपुट में होती है। कहाँ? वोमन संपुट में, ठीक। चलिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि जो मूत्र का गंध है वो किसके कारण होता है, तो आपको अमोनिया मार देना है। किसके कारण बाबू? अमोनिया, ठीक ना, अमोनिया।
जो आपका लीवर होता है बाबू, वो लीवर यूरिया से अमोनिया में बदल देता है। मैंने अभी आपको पढ़ाया है यहाँ पे कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक। जो खतरनाक अमोनिया है उसको यूरिया में बदल देता है। लेकिन कहीं अगर हम मान लीजिए पेशाब करें तो पेशाब जो है वो यूरिया फिर वापस अमोनिया में बदल देता है, इसलिए वो गंध करने लगता है और ये बहुत खतरनाक होता है। अगला सवाल है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितने बार मतलब कितने लीटर पेशाब करता है? तो बाबू आपको 1.5 लीटर लगभग पेशाब करता है स्वस्थ मनुष्य। अगला सवाल है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो बाबू किडनी से, किडनी के द्वारा। अगला सवाल है कि मानव गुर्दे में यानी किडनी में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वो जो पथरी है वो बनी होती है। अगला सवाल है कि जब किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो बाबू कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, ठीक ना। अगला सवाल है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो आपको कैल्शियम ऑक्जिलेट की। अगला सवाल है कि उत्सर्जन तंत्र या किडनी का कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये पूछता है परीक्षा में कि जो उसका यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का या फिर किडनी का, उसको क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। अगला सवाल है कि बोमेन संपुट किससे संबंधित है? तो बोमेन संपुट किडनी से संबंधित है। हेनले का लूप किस में पाया जाता है? तो किडनी में पाया जाता है। ये परीक्षा में पूछता है, इसको याद कर लेना है। मूत्र का जो हल्का पीला रंग है यूरोक्रोम के कारण होता है। रक्त में जो यूरिया का इकट्ठा होने की स्थिति में क्या होता है? तो बाबू यूरोमिया होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। और सीबम क्या है बाबू? तो सीबम भी आपको यहाँ से भी एक्सक्रीटरी चीज़ होता है, वो तैलीय ग्रंथियों का स्राव होता है। जो हम लोग नहीं चिपचिपा हो जाता है गर्मी की वजह से नाक पे, तो उसको हम लोग सीबम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम भी खत्म कर दिया और वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग देखेंगे आपको नर्वस सिस्टम। क्या देखेंगे? नर्वस सिस्टम, ठीक ना। तो नर्वस सिस्टम मैं आपको शॉर्ट में बता ही दे रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से नहीं लिया हूँ। और ये हम लोग का आई होप लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे बायोलॉजी, 50% खत्म कर देंगे कल जितने भी बच जाते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड हो जाएगा। उसके बाद ग्लैंड पूछता है कि अंतःस्रावी ग्लैंड, बहिस्रावी ग्लैंड। उसके बाद ये सब भी पूछ देता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कौन सा रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हम लोग कल ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। बस आप लोग क्लास में बने रहिए डेली। देखिए अब हम लोग का जो लास्ट स्लाइड है यही है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो ब्रेन होता है बाबू, ये 3 भाग होता है ब्रेन का। आपको ब्रेन का 3 भाग होता है। हिंदी में अगर बात किया जाए तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इंग्लिश में 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक ना। जो 4 ब्रेन होता है अग्र मस्तिष्क, ये सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा यही भाग होता है। इसके पार्ट जो है उसको सबसे हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी जो 4 ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क। इसके बाद जो पार्ट है वो 3 पार्ट है। पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। यहाँ तीसरा है नीचे हाइपोथैलेमस। तो जो सेरिब्रम है, जिसको हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं, ये सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए अगर ब्रेन का बात किया जाए तो ये इसका सबसे बड़ा भाग 4 ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा बात की जाए तो बाबू वो हो जाएगा आपका सेरिब्रम, ठीक ना। इसका मेनली काम क्या है? तो ये मेमोरी वाला यानी मेमोरी का काम करता है, आईक्यू वाला काम करता है, जिज्ञासा, थिंकिंग लेवल, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, चिंतन, चेतन शक्ति, ये आपको सेरिब्रम करता है, ठीक ना। यानी अगर पूछेगा कि कोई भी आदमी भूल जा रहा है बार बार तो उसका क्या कमजोर है? तो सेरिब्रम कमजोर है, ठीक ना। यानी जो मेमोरी पावर है ये सेरिब्रम का काम है। जिज्ञासा, थिंकिंग लेवल, इंटेलिजेंस यानी जो बुद्धि जिसके पास ज़्यादा होता है, चिंतन होता है, चेतना शक्ति होती है, तो उसके बाद सेरिब्रम जो मजबूत होता है यानी अच्छा होता है। अगर वही थैलेमस का बात की जाए बाबू, तो थैलेमस जो है वो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे कि मान लीजिए अगर दर्द कर दिया, कोई 4 थपड़ा का आपको दे दिया तो दर्द करेगा ना, तो थैलेमस वो बताएगा, दिमाग कहेगा करे ससुराई तो मार दिया हमको कोई। टेम्परेचर जितना होगा, जैसे ठंडी गर्मी का जो अनुभूति है वो आपको थैलेमस के द्वारा होता है। जो प्रेशर होता है वो भी होता है। टच आपको कोई कर दिया, जैसे सुगंध, मान लीजिए अगर सुगंध लेना हो तो नाक से, स्वाद लेना है तो जीभ से, ये सब चीज़ जो बाहरी वातावरण के ज्ञान कराता है वो थैलेमस कराता है। अगर वही कहीं अगर बात पूछ दिया जाए कि इंटरनल चीज़ों का ज्ञान कौन कराता है बाबू, तो आपको कौन कराता है? वो आपको हाइपोथैलेमस कराता है, ठीक ना। हाइपोथैलेमस ये पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। ये परीक्षा में बार बार पूछता है कि पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस, इसको याद कर लेना, ठीक। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये इंटरनल चीज़ों को बताता है, जैसे कि अंदर की टेम्परेचर, अंदर अगर टेम्परेचर हो, चाहे दर्द हो, अंदर की जब दर्द हो तो हाइपोथैलेमस ज्ञान देता है। पसीना आना हो, पेशाब आना हो, गुस्सा आना हो, प्रेम हो, घृणा हो, तो गुस्सा प्रेम बाहर से थोड़ी ना होता है, अंदर से ना होता है। किसी पर दिल आ गया तो प्रेम होता है, ये सब चीज़, ठीक ना। भूख, प्यास, नींद का चक्र, ये सब चीज़ हाइपोथैलेमस पर डिपेंड है। भूख अंदर से ही होता है ये चीज़, प्यास अंदर से ही लगता है, नींद का चक्र जो है नींद अंदर से ही आता है, यानी अंदर मतलब कहने का शरीर के अंदर से, ठीक। अगर मान लीजिए हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है ना तो पूरे ब्रेन को डीएक्टिव कर देता है। अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो फिर ब्रेन को डीएक्टिव कर देता है, ब्रेन पर कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको प्यार हो गया तो आप किसी की बात नहीं सुनते होंगे, सुनते हैं? किसी का नहीं सुनते। चाहे गुस्सा आता होगा तो कोनो गुस्सा आता कुछ कर देगा, मोबाइल 50,000 का लेगा तोड़ देगा,
कोनो हाथ में मोबाइल पटक देता है जानबूझ कर, बाद में पछताने लगता है, रोने लगता है मैं तो मोबाइल फोड़ दिया। तो ये जब चीज़ें हाइपोथैलेमस कंट्रोल से बाहर हो जाता है। चाहे कभी कभी किसी का पेशाब लग जाता है तो बहुत जोर से पेशाब लगता है तो सारा दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाता है, कहाँ कहाँ की जगह मिले तो पेशाब करें। तो ये सब चीज़ हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो मिड ब्रेन है यानी जो मध्य मस्तिष्क है बाबू, इसमें कॉर्पोरा और सेरिब्रल होता है। देखिए यह सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल है, ठीक ना। तो सेरिब्रल और जो कॉर्पोरा है कॉर्पोरा है, इसमें क्या होता है, अल्लाह उसी को उड़ा दिए, देखा दिमाग हमारा, वाह रे भाई, मेन चीज़ियों को हटा दिए थे। चलिए इसको हम लॉक कर देते हैं, नहीं तो ससुरा फिर भाग जाएगा। आज कैसे लॉक होगा जी? हाँ, तो अब हम लोग मिड ब्रेन में थे यानी मध्य मस्तिष्क में थे। ये इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा है बड़ा, हो ये कैसे बड़ा नहीं हो रहा है। चलिए देखिए, तो जो कॉर्पोरा है ये देखने व सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक ना। जो हम लोग देखते हैं सुनते हैं ये कॉर्पोरा नियंत्रित करता है। जो सेरिब्रल है ये बाबू ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़े रहता है, ठीक ना। जो ब्रेन से स्पाइनल कोड को जोड़े रहता है, ये मिड ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कोड से जोड़े रहता है यहाँ से। और ये फोर ब्रेन हो गया, और ये जो हिंड ब्रेन है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें 3 भाग होता है, 2 भाग होता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन कौन? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो देखिए पहले में था सेरिब्रम, दूसरे में था सेरिब्रल और तीसरे में था सेरिबेलम। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो जो सेरिबेलम है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका सेरिब्रम और सेकेंड हो जाएगा आपको सेरिबेलम। ये शरीर को बैलेंस किए रहता है, बोलने पर कंट्रोल करता है, मांसपेशियों पर कंट्रोल करता है, यानी जितनी भी ऐच्छिक मांसपेशियाँ हैं इनको कंट्रोल किया रहता है। अगर हम शराब पी लेंगे ना तो यही सब कंट्रोल नहीं रहता है, यानी सेरिबेलम पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो देखते होंगे कि आप जो शराब पी लेता है उसका शरीर का बैलेंस नहीं रहता, ढक से आया कहीं भी गिर जाएगा, कुछ भी बोल जाएगा, गाली गलौज करने लगेगा। तो ये सब जो सेरिबेलम है उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, सेरिबेलम पर कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक। उसके बाद अगला है मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसको कैसे याद करेंगे बाबू? तो ये जो है ब्रेन का सबसे पिछला भाग है। ये श्वसन, पाचन, हार्ट बीट को कंट्रोल करता रहता है। आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकुचन कंट्रोल करता है। एपिग्लोटिस पे भी कंट्रोल करता है, बीपी पे भी कंट्रोल करता है, यानी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं इसको ये कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक। तो यहाँ हम लोगों ने जो इसका पार्ट था इसको देखा। स्पाइनल कोड भी देख लीजिए बाबू। जो स्पाइनल कोड होता है ये सेकंड ब्रेन है। 31 जोड़ी तंत्रिका यानी जो नर्व्स है यानी नसें निकली रहती है, ये बैकबोन इसकी रक्षा करता है। ब्रेन में जाने वाले सिग्नल को नियंत्रित करता है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसको कंट्रोल करता है। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया मतलब छींक आना, पलक झपकना, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, मतलब हम लोग तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इस पर स्पाइनल कोड करता है। जमाई लेना, लात टपकना, चौंकना, ये सब चीज़ जो है स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों की तरफ देखते हैं। हम लोग क्लास को जल्दी खत्म करेंगे, 1 घंटा के अंदर मैंने सोचा था कि क्लास को ख़त्म करना है, तो जो हम सोचते हैं वो लगभग कर ही देते हैं, ठीक। चलिए हम लोग का सवाल है कि मस्तिष्क के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो बाबू जो मस्तिष्क के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण है वो मेनिंजाइटिस है। क्या है? मेनिंजाइटिस। इसको हम लोग पढ़ेंगे वहाँ भी, यानी जो इसका जो बाहरी झिल्ली है वो मेनिंजाइटिस झिल्ली से बना रहता है, जिसमें 3 परत होता है, ठीक ना। अगला है स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन भाग करता है? तो बाबू मैंने आपको बताया था कि बुद्धि ज़्यादा होगा तभी तब याद करेंगे, यानी इंटेलिजेंसी हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा, याद करने वाला तो सेरिब्रम करेगा। शरीर के संतुलन के लिए बाबू कौन सा जिम्मेदार है? बाबू तो सेरिबेलम जिम्मेदार है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक। पूछने लगना सवाल, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का अनैच्छिक क्रियाओं को केंद्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। मस्तिष्क से आने वाले उद्यापनों का संवहन कौन करता है? तो बाबू आपको मेरुरज्जु करता है। हमारे शरीर के तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक ना, न्यूरोलॉजी कहते हैं। किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका है लेकिन मस्तिष्क नहीं है? तो बाबू हाइड्रा के पास, उसके पास नर्वस सिस्टम है लेकिन उसके पास क्या नहीं है? मस्तिष्क नहीं है, यानी दिमाग नहीं है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन है। मानव मस्तिष्क के किस भाग में कौन सा एक निगरानी और उल्टी का नियंत्रण केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक ना, यानी अगर उल्टी हो गया तो ये किसी कंट्रोल है जी, ये अनैच्छिक क्रिया है। अगला सवाल है कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। अगर वही मनुष्य के आपको कपाल पूछेगा यानी जो ब्रेन है तो उससे 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहेंगी। मनुष्य के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होता है? तो सेरिब्रम में होता है। सुई चुभने पर कौन सा अंगों का दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क। किसी को सुई चुभाइएगा तो मस्तिष्क थोड़ा ना दर्द करेगा, यानी उसको अनुभव नहीं होगा। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो न्यूरॉन है, यानी इसका यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का वो न्यूरॉन है। तो यहाँ तक मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट इन सभी टॉपिक से प्रश्न थे उसको भी लिया, कुछ हद तक मैंने अपने नोट से भी समझाने का कोशिश किया, ठीक ना। प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर इसका PDF है। कल मैं जो जूलॉजी है यानी जो पार्ट है आपका बायोलॉजी का उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो भी पढ़ना हो हम लोग मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो
तो कैसा वीडियो लगा, अगर इसमें कुछ सुधार चाहते हैं बताइएगा अगले पार्ट से, कि अगर आपको मैं समझाने के लिए ये अपना नोट्स का इस्तेमाल ना करूं तो नहीं करूंगा भाई। अगर आप इसको ये बोरिंग लग रहा होगा तो इसको हटा दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको मैं प्रश्न ही बताऊंगा, तो आपको बताना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।